बच्चों, कक्षा 12 के राजनीति विज्ञान की जो दूसरी किताब है समकालीन राजनीति, आज एक नए अध्याय को हम देखेंगे। वह अध्याय है और इस अध्याय से बनने वाले जो क्वेश्चन की प्रकृति है वह किस तरह से है, इसकी भी चर्चा आपसे हम करेंगे। तो चैप्टर का नाम है लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट। यानी यह वह दौर है जब आपके देश में जो आपका लोकतंत्र 26 जनवरी 1950 को प्रारंभ होता है, उस लोकतांत्रिक प्रक्रिया में कौन से संकट और किस प्रकार के संकट किन परिस्थितियों में आते हैं, आज उसी का विश्लेषण करेंगे। विशेष तौर पर बच्चों, यह इंदिरा गांधी का कार्यकाल है, जब एक तरह से आप कह सकते हैं कि 1972 में इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान पर विजय की थी और बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अस्तित्व आया था इस दक्षिण एशिया के भूभाग पर। बच्चों, यहाँ ये जिक्र इस बात का इसलिए कर रहा हूँ कि आप इसकी पृष्ठभूमि को ठीक तरीके से समझिए, क्योंकि इस विजय के बाद चूँकि इंदिरा गांधी को लोगों ने एक चमत्कारिक, और यहाँ तक कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रहे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उन्हें दुर्गा कहकर संबोधित किया। यानी विपक्ष ने भी उनकी इस अदम्य साहस और उनकी उस दौर में उनकी जो अन्य पार्टियों सहित देश में जो छवि थी उसको स्वीकार किया। लेकिन बच्चों, एक वर्ग ऐसा भी था उसके बाद, जब आज आप देख रहे हो कि एक ही दल केंद्र सरकार में ताकतवर है और बाकी विपक्ष हताश हुआ है। यानी अगर आप वर्तमान सरकार से कंपेयर करें, इस समय की जो मौजूदा सरकार है अगर नरेंद्र मोदी की, और एक तरह से कोविड-19 चल रहा है, इस दौर में आप देखिए तो आम लोग यही कहते दिखाई दे रहे हैं कि पुलिस अधिकारों अपने अधिकारों का अतिक्रमण करते हुए कहीं कहीं आम लोगों को प्रताड़ित कर रही है। यद्यपि वह अपना कर्तव्य पालन कर रही है, मैं फिर भी आपको स्पष्ट कर दूं कि यद्यपि वह तो अपना जो है कर्तव्य पालन कर रही हैं, लेकिन फिर भी लोगों की दबी जुबान से एक शिकायत यह भी आ रही है कि पुलिस कहीं ना कहीं आम लोगों के अधिकारों और उनके साथ इस पाबंदियों के जरिए अन्याय कर रही है। ठीक इसी तरह की सिचुएशन आप समझ सकते हैं, ऐसी ही परिस्थितियां थी जब इंदिरा गांधी सरकार इस पूरे भारतीय राजनीति में उनका दबदबा था। उस दौर में जो गैर कांग्रेसी पार्टियां थी, जो निजीवाद के राजनीति के कारण उन्होंने इसका विरोध किया था, उसमें प्रमुख रूप से मार्क्सवादी लेनिनवादी समूह जो कि पश्चिम बंगाल में सक्रिय थे और विभिन्न मौजूदा जो राजनीतिक प्रणाली थी उसकी पूंजीवादी व्यवस्था को खत्म करने के लिए उन्होंने हथियार उठा लिया था और राज्य विरोधी तकनीकों का सहारा लिया था। पश्चिम बंगाल सरकार ने इसको दबाने के लिए वहां पर कठोर कदम उठाए थे। लेकिन बच्चों, जो इंदिरा गांधी के खिलाफ जो सबसे बड़ी मुहिम चलाई थी, उसको आप ये समझिए कि उनके खिलाफ पहला राष्ट्रवादी सत्याग्रह जयप्रकाश नारायण, जिसे जेपी आंदोलन, जिसने भारत की राजनीति की दिशा को बदल दी, एक नए मध्यम वर्ग और पिछड़े वर्ग की राजनीति को हवा दी। यानी पहला राष्ट्रवादी सत्याग्रह जिसमें जयप्रकाश नारायण द्वारा इंदिरा गांधी के इस्तीफे के लिए, यानी उनके एकाधिकार के लिए, सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करने के लिए उन्होंने उनके खिलाफ एक मुहिम छेड़ा था और एक जनदबाव के लिए उन्होंने एक बड़े से जुलूस का नेतृत्व करते हुए 25 जून 1975 को रामलीला मैदान में एक विशाल प्रदर्शन का आह्वान किया था और इसने सरकार के अवैधानिक और अनैतिक आदेशों का पालन न करने के लिए जनता से अपील की थी। राजनारायण एक समाजवादी नेता थे और इंदिरा गांधी के खिलाफ याचिका दायर किए थे कि इन्होंने प्रचार के दौरान सरकारी कर्मचारी और सेवाओं का दुरुपयोग करते हुए इस्तेमाल किया है। इस तरह की घटनाओं में उस समय ये था कि रेलवे कर्मचारियों के संघर्ष से संबंधित राष्ट्रीय समन्वय समिति ने जॉर्ज फर्नांडीज के नेतृत्व में 1974 में रेलवे सरकार ने हड़ताल को अवैधानिक करार दिया था और रेल लाइनों की सुरक्षा में सेना को तैनात कर दिया था। ऐसे में 20 दिन के बाद हड़ताल बगैर किसी समझौते के वापस ले ली जाती है। इस दौर में बच्चों केवल राजनीतिक गतिरोध ही नहीं, केवल सरकारी गतिरोध नहीं, न्यायपालिका में भी गहरा असंतोष था, क्योंकि इंदिरा गांधी ने उस दौरान कई ऐसे अमेंडमेंट, कई ऐसे बिल लाए संसद में
जिसने कि न्यायपालिका की जो संसदीय कानूनों की जो व्याख्या करने का अधिकार है या उसकी समीक्षा का अधिकार है, उस पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश की। या इसको इस तरह से समझिए कि संसदीय विशेषाधिकार को लागू करने की कोशिश की, यानी भारत में संसद ही सर्वोच्च बनाने की उन्होंने कोशिश की। यानी इस दौर में जो है न्यायपालिका और शासक के बीच गहरे मतभेद हुए, जिसमें सरकार या संसद द्वारा संवैधानिक मामलों पर हस्तक्षेप भी शामिल था। एक निर्णय आया था बच्चों, उसका जिक्र करना हमें जरूरी है। 1973 यानी 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, जिसमें न्यायपालिका ने यह घोषणा की कि संसद ढांचागत विशेषताओं में संशोधन नहीं कर सकती। इसने संवैधानिक व्याख्याओं और राजनीतिक विचारधाराओं को बहुत तेजी से सम्मिलित किया। यहाँ पर केशवानंद भारती बनाम केस यह था कि इंदिरा गांधी सरकार ने न्यायपालिका को न्यायिक समीक्षा करने से रोका था और संविधान के किसी भी भाग में संशोधन करने की शक्ति जो है संसद ने प्राप्त कर ली थी। लेकिन पुनः बहुमत की पीड़ से केशवानंद भारती बनाम में निर्णय हुआ था कि संसद का यह अधिकार सीमित है, असीमित नहीं है, क्योंकि संविधान का मूलभूत ढांचा संशोधनी नहीं है। यानी संविधान की जो प्रस्तावना है उसकी उद्देश्य क्या है, वह संविधान के लक्ष्यों को प्रदर्शित करती है और मूलभूत ढांचे से इतर कोई भी कानून बनता है तो न्यायपालिका उसको प्रश्नगत कर सकती है। इसी पर राजनारायण ने एक याचिका 25 जून 1975 को प्रधानमंत्री की के सलाह पर 25 जून 1975 के दिन राजनारायण की याचिका के विरोध में 25 जून 1975, याद रखिएगा बच्चों, भारत में पहली बार आंतरिक आपातकाल लागू हुआ। यानी राष्ट्रीय आपात की घोषणा 25 जून 1975 को की गई और यह आपात आंतरिक गड़बड़ियों के आधार पर लगाया गया था। बच्चों, आपातकाल भारत में 3 तरह से लगता है, याद रखिएगा। राष्ट्रीय आपात अनुच्छेद 352, उसके बाद जो राज्यपाल संवैधानिक जो प्रक्रिया है, यानी संवैधानिक कानूनों के संवैधानिक नियमों के अनुसार सरकार नहीं चल पाती, जहां पर राज्यपाल शासन अनुच्छेद 356 और वित्तीय आपात 360 लागू होता है। अभी तक भारत में वित्तीय आपात नहीं लागू किया गया है और अनुच्छेद 352 तब लगता है युद्ध या बाह्य या फिर आंतरिक सशस्त्र विद्रोह होने की आशंका पर जो है अनुच्छेद 352 के तहत जो है 25 जून 1975 को आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर, याद रखिएगा, राष्ट्रीय आपात की घोषणा इंदिरा गांधी सरकार द्वारा की गई थी। उस समय के राष्ट्रपति थे बदरुद्दीन तैयब जी। इसके आगे बच्चों अगर आप देखिए तो 1975 की आपातकाल की घोषणा के दूरगामी परिणाम हुए और जीवन के हर क्षेत्र को इसने प्रभावित किया। विशेष तौर पर आप देखिए कि इसने नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर व्यापक प्रभाव डाला, उसका उल्लंघन किया, लोगों को बड़े पैमाने पर गिरफ्तार किया गया तथा नागरिकों के स्वतंत्रता के अधिकार को छीना गया। इसने कार्यपालिका और न्यायपालिका के रिश्ते को प्रभावित किया और इसी दौरान 42वां संशोधन के द्वारा इसमें कई परिवर्तन किए गए, जिसमें विधायिका का कार्यकाल आपातकाल के समय चुनावों को 1 साल तक के लिए स्थगित किए जाने का प्रावधान किया। इसने मीडिया पर प्रतिबंध लगाए, इसने प्रेस सेंसरशिप बनाई और यहाँ तक कि कहा गया कि आपातकाल के दौरान विपक्षी दलों को गिरफ्तार किया गया तथा समाचार पत्रों को छपने से रोकने के लिए रात में प्रेस की बिजलियां काट दी गई। इस तरह से बच्चों याद रखिए, मई 1977 में जनता पार्टी की जब सरकार बनी तो जेसी शाह की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया गया था, जिसका काम था कि आपातकाल के दौरान कार्यवाही व सत्ता व दुरुपयोग व सत्ता के दुरुपयोग, अत्याचार और कदाचार के विभिन्न आरोपों के विविध पक्षों की जांच करके, अब पहलुओं पर जांच करके एक रिपोर्ट प्रस्तुत करना। यानी आपातकाल के नाम पर किन शक्तियों का दुरुपयोग किया गया, अर्थात निवारक नजरबंदी कानून, गिरफ्तारियां, प्रेस पर प्रतिबंध तथा जिस तरह से बिजली काटी गई, ये गैर कानूनी और मौखिक आदेश थे। यह जो है शाह आयोग ने इसको अपनी रिपोर्ट में माना। आपातकाल ने बहुत सारे सबक भी बच्चों को सिखाए। आप देखिए कि वह 25 जून 1975 भारतीय लोकतंत्र का एक काला दिन था, जब एक
पार्टी की नेता ने अपने अहंकार में देश को आपातकाल के मुंह में डाल दिया। यदि बच्चों विरोध करना लोकतंत्र में लोकतंत्र का एक मजबूत हथियार है और लोकतंत्र में विरोध को कभी दबाया नहीं जा सकता। अगर आप असहमति को स्थान नहीं देंगे तो लोकतंत्र सफल नहीं होगा। और इसने एक भारत को यह सिखाया कि जब तक जो है कोई भी आदेश, जैसे कि एक उदाहरण के तौर पर आप समझिए कि आपातकाल की घोषणा के सलाह पर राष्ट्रपति जब तक मंत्रिपरिषद को लिखित रूप में न दे, यानी मंत्रिपरिषद जब तक राष्ट्रपति को लिखित रूप में न दे, तीसरे आपातकाल में हर कोई नागरिक अधिकारों के प्रति ज़्यादा सचेत हुआ। यानी आपातकाल के बाद लोगों ने महसूस किया कि आपातकाल देश के लिए अच्छा नहीं होता और लोगों ने ऐसी किसी भी संभावनाओं से बचने के लिए सजग हो गए कि अब देश में एक बार गलती हुई, दोबारा से ऐसी गलती ना होनी चाहिए। इसके बाद अब जैसे ही आपातकाल समाप्त होता है, 1977 में चुनाव होता है और इन चुनाव और आपातकाल की जो कांग्रेस सरकार की जो उत्पीड़न और दमन का चक्र था, इन अनुभवों ने जनता को झकझोर दिया था। ऐसे में विपक्ष की सभी पार्टियों ने एक साझा फार्मूले पर काम किया और इन्होंने ये तय किया कि विपक्ष का वोट ना बंटने पाए और सभी लोगों ने एक साथ चुनाव लड़े। और इसमें कांग्रेस पार्टी की 1977 एक तरह से यह आपातकाल जो लगाया गया था कांग्रेस के द्वारा, यह इस पर भी जनमत था और भारतीय जनमत ने जो है कांग्रेस की इस आपातकाल लगाने की घोषणा को जो है गलत माना और 1977 के चुनाव में हार हुई। यद्यपि अगर इसका मूल्यांकन करेंगे कि 1977 में कांग्रेस क्यों हारी, तो इसमें समूचा विपक्ष एक था और सारी पार्टी और सारे दलों के लोगों ने जनता पार्टी के नेतृत्व में एक साझा गठबंधन बनाया और इंदिरा हटाओ लोकतंत्र बचाओ का नारा दिया, जो काफ़ी लोकप्रिय हुआ। याद रखिए बच्चों, इस चुनाव में 1977 के चुनाव में यह नारा दिया गया कि इंदिरा हटाओ लोकतंत्र बचाओ का नारा जो दिया गया, यह जनता को काफ़ी अच्छा लगा। उन्हें लगा कि वास्तव में हमारा जो लोकतंत्र है, जो हमें अभिव्यक्ति की आज़ादी देता है, उसको छीनने वाली सरकार को हम कतई सहन नहीं करेंगे। इसके बाद बच्चों 1980 के मध्यावधि चुनाव भी हुए, क्योंकि जनता पार्टी का जो गठबंधन था वो तत्कालिक आवश्यकताओं पर आधारित था, कोई एक साझा समन्वय या विचारधारा नहीं थी। या आप कह सकते हैं कि जनता पार्टी ने भी कांग्रेस से अलग हटकर कोई नई चीज़ नहीं की देश में और उनके नेताओं में फूट पड़ गई और साझे कार्यक्रम के अभाव के कारण इनकी नीतियों में भी कोई आधारभूत परिवर्तन नहीं था, जिस कारण यह सरकार का पतन हो गया और मध्यावधि चुनाव भी हुए। यदि बच्चों एक चीज़ ये भी देखिए, 1975 के आपातकाल की विरासत जीवन व राजनीति के हर क्षेत्र में महसूस की गई थी। आपातकाल और उसके आसपास की अवधि को हम संवैधानिक संकट को अवधि के रूप में देख सकते हैं और संसद न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र को लेकर छिड़ा संवैधानिक संघर्ष आपातकाल के मूल में था। कुछ बच्चे, अब देखिए सबसे पहले हम शब्दावली को विश्लेषित करते, फिर इस पर एक वीडियो हम बनाएंगे जिस पर आपके प्रश्नों की चर्चा होगी। तो आपातकाल को आप समझिए, आपातकाल में जो है आपातकाल होता क्या है। सबसे पहली सामान्य सी परिभाषा आप इसको समझिए कि आपातकाल में शक्तियों का संघीय विभाजन समाप्त हो जाता है, यानी राज्य जो केंद्र, राज्य और समवर्ती सूचियां हैं संविधान की 7वीं अनुसूची में, ये समाप्त हो जाता है और समस्त शक्तियां जो है केंद्र सरकार में निहित हो जाती है। समझ में आया बच्चों? अगर मान लीजिए कि अगर आज के दौर पे आपातकाल लागू किया जाए, तो अगर आप मानिए पंजाब में कांग्रेस की गवर्नमेंट है, ठीक है, और वहाँ पर लोकल पुलिस व्यवस्था या सारे नियम कानून कांग्रेस की गवर्नमेंट पंजाब में करती है, लेकिन अगर आपातकाल लागू हो जाए तो सारे नियम और कानून, सारी कानून व्यवस्था वो सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार के अधीन हो जाती है। इसको आप अच्छी तरीके से समझ गए। प्रेस सेंसरशिप क्या होता है, यानी अखबारों पर खबर छापने के लिए जो है सत्ता दल के लोगों से यानी सरकार से अनुमति लेना और उनकी अनुमति के बिना कोई खबर छापने पर जो प्रतिबंध होता है उसी को प्रेस सेंसरशिप कहते हैं। नज़रबंदी निवारक क्या है, यानी लोगों को किसी भी शक के आधार पर गिरफ्तार करके बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के अंदर डाल देना नज़रबंदी कहलाता है। अब ये एक शब्दावली है। मार्क्सवादी यानी लेनिनवादी क्या है, तो यह एक पश्चिम समूह है जो पश्चिम बंगाल में ज़्यादा सक्रिय था और मजबूत था, जिससे सशस्त्र उपायों का सहारा लिया और पूंजीवादी व्यवस्था को खत्म करने के लिए, राजनीतिक व्यवस्था को स्थापित करने के लिए इन्होंने कार्य किया।
20 सूत्री कार्यक्रम, इसको भी समझिए बच्चों। इसकी घोषणा इंदिरा गांधी ने कानून व व्यवस्था और पर्याप्तता बनाए रखने के लिए किया था, जिसमें क्या 20 सूत्री कार्यक्रम में प्रमुख रूप से जो सुधार हुए थे वह हुआ था बच्चों भूमि सुधार, भूमि पुनर्वितरण और बंधुआ मजदूरी की समाप्ति के लिए जो है इसमें कानून शामिल थे। सत्याग्रह का क्या होता है? सत्य के लिए आग्रह करना, यानी यदि सच्चाई के और कानून के दायरे में लोग रहकर शांतिपूर्व प्रदर्शन करते हैं, जिसमें सरकार के खिलाफ हिंसक रास्तों को अपनाने का कोई तरीका नहीं होता, केवल शांतिपूर्ण तरीके से लोकतांत्रिक तरीके से विरोध किया जाता है, इसी को सत्याग्रह कहते हैं। इसके साथ ही बच्चों इसके आगे हम आपसे कुछ आपके जो सिलेबस में क्वेश्चन है उन पर चर्चा करते हैं। तो देखिए कुछ क्रांतियां हैं जिनसे आपको मैचिंग करना है इसमें। जैसे संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? तो संपूर्ण क्रांति का जो नारा दिया था बच्चों वह दिया था संपूर्ण क्रांति का नारा जो है वो बिहार आंदोलन से संबंधित है। गरीबी हटाओ का नारा दिया था इंदिरा गांधी ने। छात्र आंदोलन जयप्रकाश नारायण से संबंधित था। रेल हड़ताल जो है वह जॉर्ज फर्नांडीज से संबंधित था। ठीक है, अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, मान लीजिए कि किन कारणों से 1980 में मध्यावधि चुनाव करवाने पड़े, तो जैसा कि आपको पता है 1977 में 25 जून 1975 को लागू किए गए लॉकडाउन का प्रतिफल था। 1977 के चुनाव में जनता ने जो है एक तरह से जनमत दिया और लोकतंत्र को कलंकित करने वाली, यानी लोकतंत्र का दमन करने वाली जो है सरकार, जिसने जो लोगों की स्वतंत्रता छीनी थी, उसको पराजित होना पड़ा और एक नई पार्टी की सरकार बनी, जनता पार्टी की सरकार, जिसने तत्कालिक रूप से कांग्रेस के विरोध में गठबंधन तो बनाए थे, लेकिन उनके बीच में कोई साझा कार्यक्रम नहीं था और साझा कार्यक्रम के अभाव में उनके बीच जो है, जैसे अगर विशेष तौर पर देखा जाए तो साझे कार्यक्रम की कमी थी और कांग्रेस से अलग हटकर उनकी कोई नीतियां नहीं थी, यानी आधारभूत कोई कार्य उन्होंने परिवर्तन नहीं किया था। साथ ही जनता पार्टी में की सरकार में मोरारजी देसाई के नेतृत्व वाली सरकार में खींचतान की वजह से सरकार 18 महीने से भी कम समय में अपना बहुमत खो देती है। चरण सिंह यानी चौधरी चरण सिंह जो उत्तर प्रदेश के बागपत से आते हैं, और ये बच्चों याद रखिएगा 1977 में पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री हैं मोरारजी देसाई। तो चौधरी चरण सिंह सरकार कांग्रेस के समर्थन से बनी, यानी चौधरी चरण सिंह सरकार से अलग हो जाते हैं और कांग्रेस के समर्थन से वह प्रधानमंत्री बन जाते हैं। कांग्रेस ने बाद में उनसे भी अपना समर्थन वापस ले लिया और 4 महीनों के अंदर चरण सिंह को इस्तीफा देना पड़ा। उपर्युक्त कारणों की वजह से अगर आप देखें कि 1980 में मध्यावधि जो चुनाव हुए, जिसमें जनता पार्टी की हार हुई और दोबारा 353 सीटों के जीत के साथ इंदिरा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की वापसी होती है। अगर इसी तरह से देखें, अगला प्रश्न है, जनता पार्टी ने 1977 में सहयोग आयोग को नियुक्त किया था। इस आयोग की नियुक्ति क्यों की गई थी और इसके क्या निष्कर्ष थे? तो बड़ा सिंपल सा पॉइंट है, हमने पहले ही आपको विश्लेषण में बता दिया इसके पहले वाले वीडियो में कि जनता पार्टी ने 1977 में शाह आयोग को 25 जून 1975 को लागू किए गए आपातकाल के दौरान जो मतलब जो लोगों की स्वतंत्रताएं छीनी गई थी, जो नज़रबंदियां की गई थी, जो प्रेस पर सेंसरशिप लगाई थी, जो सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग किया गया था, इसकी जांच करने के लिए की गई थी। और इसकी जांच करने के बाद इस आयोग ने यह माना था कि सरकार ने सरकारी मशीनरियों का दुरुपयोग किया, लोगों का उत्पीड़न किया, प्रेस पर प्रतिबंध लगाए, जो कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया से कहीं भी मैच नहीं खाते, मिलान नहीं करते। यह अलोकतांत्रिक और तानाशाही का रूप है। इस तरह से आयोग अपनी रिपोर्ट में इन सभी बिंदुओं को शामिल करता है। तो बच्चों याद रखिएगा कि 25 जून 1975 के दिन आपातकाल की कार्यवाही के दौरान सत्ता के दुरुपयोग, अत्याचार और कदाचार के विभिन्न पहलुओं की जांच करना इस आयोग का जो है उद्देश्य था। आयोग के विभिन्न साक्ष्यों की जांच और हजारों लोगों के बयान दर्ज किए गए। गवाहों में इंदिरा गांधी की भी शामिल थी, लेकिन वह आयोग के सामने उपस्थित होती हैं, शाह आयोग के सामने, लेकिन उन्होंने अपना कोई जवाब नहीं दिया था इस आयोग को। शाह आयोग की जाँच के जो विषय थे आप याद रखिएगा, आपातकाल के दौरान बहुत सारे अत्याचार किए गए, यह सही पाया गया। निवारक निरोध कानून के अंतर्गत लगभग 1,11,000 लोगों को गिरफ्तार किया गया। गैर कानूनी तरीके से प्रेस पर सेंसरशिप लगाई गई थी और रात को 2 बजे जो है प्रेस कार्यालयों की लाइट बिना सूचना के, बिना किसी आदेश के जो है दबाव बनाकर काट दी गई थी। तो ये सभी जो है
कार्य थे। जनता मतलब अब आप समझ गए हो कि 1977 में शाह आयोग क्यों नियुक्त किया गया था, यानी 1975 के आपातकाल की जांच के लिए किया गया था। नियुक्ति क्यों की गई थी तो पॉइंट्स बता दिए, और इसने क्या निष्कर्ष निकाला। तो इसने जो आरोप लगे थे, यानी जिनका हमने लास्ट में जिक्र किया, ये सभी उसके उत्तर होंगे। इसी तरह से अगला प्रश्न अगर आपसे बने, इस प्रश्न में देखिए 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करते समय सरकार ने क्या कारण बताए थे। तो देखिए राजनारायण की याचिका के उत्तर में आपातकाल की घोषणा की गई थी, जिसमें इंदिरा गांधी ने चुनावों को गैर कानूनी घोषित करने पर जोर दिया था। और 25 जून 1975 के दिन सरकार ने घोषणा की कि देश में गड़बड़ी की आशंका और इस तर्क के साथ उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 352 को लागू किया था। इस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रावधान किया गया कि बाहरी अंदरूनी गड़बड़ी की आशंका होने पर सरकार आपातकाल लागू कर सकती है। सरकार का निर्णय था कि गंभीर संकट की घड़ी आन पड़ी है और इस वजह से आपातकाल की घोषणा जरूरी हो गई है। और राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने आपातकाल की घोषणा कर दी, जो भारतीय राजनीति में सबसे ज़्यादा विवादित विषय था। इस तरह से आप ये समझिए कि इंदिरा गांधी सरकार ने ये कहा कि ये विपक्ष के लोग एक आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर चुनी हुई सरकार को जो है गिराना चाहते हैं या शांति पैदा करना चाहते हैं। इस आधार के तर्क के आधार पर उन्होंने जो है आपातकाल लागू किया था। 1977 के चुनाव के बाद पहली दफा केंद्र में विपक्ष दल की सरकार बनी। ऐसा किन कारणों से संभव हुआ। तो बच्चों इसको हम स्पष्ट कर चुके हैं कि 1977 के चुनाव ने चौंका दिया, क्योंकि पहली बार कांग्रेस पार्टी की चुनाव में हार हुई और विपक्षी दल सत्ता में आया। विपक्ष दलों ने सबसे बड़ा एक लोकप्रिय नारा दिया था कि यानी कांग्रेस के जो आपातकाल थे उसके विरोध में उन्होंने उत्तर में लोकतंत्र बचाओ का नारा दिया, जो जनता को काफ़ी लोकप्रिय लगा। दूसरा कारण बच्चों ये समझिए, विपक्ष ने शासन के अलोकतांत्रिक स्वभाव के खिलाफ प्रचार किया, जिससे बहुत सारे अत्याचार किए थे। जनता ने की राय अपने समर्थन में लेने के लिए विपक्ष ने निवारक निरोध व प्रेस सेंसरशिप को उजागर करने की कोशिश की थी। जनता पार्टी ने गैर कांग्रेसी वोटों का विभाजन हो यह सुनिश्चित किया था और उत्तर भारत का मध्य वर्ग कांग्रेस से दूर चला गया। मध्य वर्ग के कई तबके जनता पार्टी को एक मंच के रूप में पाकर इसमें आकर जुड़ गए। इस प्रकार 1977 के चुनाव में आपातकाल की कथा नहीं कहते, बल्कि इसे आगे की कुछ बातों का भी संकेत करते हैं। यानी आपातकाल की जो दर्द थे और लोगों की जन जागृति थी, लोकतंत्र के प्रति जो रुझान था, वह बहुत बड़ा एक कारण निभाता है 1977 में जनता पार्टी की सरकार को बनाने में। अब देखिए हमारी राज्य व्यवस्था के निम्नलिखित पक्ष पर आपातकाल का क्या असर हुआ। जैसे नागरिक अधिकारों की दशा और नागरिकताओं का असर, कार्यपालिका और न्यायपालिका के संबंध, जनसंचार माध्यम, पुलिस और नौकरशाही की कार्रवाइयाँ, तो इस पर हम चर्चा आपसे कर चुके हैं। अब अगला क्वेश्चन इसी तरह से देखते हैं कि भारत की दलीय प्रणाली का आपातकाल का किस तरह से असर हुआ। अपनी उत्तर की पुष्टि उदाहरणों सहित करिए। तो इसको बड़े आसानी तरीके से समझिए बच्चों कि जो सत्ता पार्टी को बहुमत मिलने की वजह ने जो है सत्ता पार्टी को जो बहुमत मिलने की वजह थी, वो नेतृत्व में लोकतंत्र के क्रियान्वयन ने भी चुनौती देने की जो है देने की हिम्मत की। कानून व लोकतंत्री व्यवस्था को बनाए रखने की वजह से संविधान निर्माताओं ने सरकार के आपातकाल के दौरान अधिक शक्तियां प्रदान की थी। संस्था पर आधारित लोकतंत्र और लोगों ने सहयोग पर आधारित लोकतंत्र के बीच तनाव व मतभेद खड़े किए थे। यह सब उन दलीय व्यवस्था की अक्षमता के कारण था जो लोगों की आशाओं पर खरी नहीं उतर पाई। पहली बार विपक्ष पार्टियां नई पार्टी यानी जनता पार्टी के नाम से गैर कांग्रेसी वोटों को भी न बांटने के उद्देश्य से साथ आई। 1977 के एक दल की संप्रभुता को समाप्त कर और गठबंधन सरकार बनाने की परंपरा को भी जन्म दिया। इसी के साथ अगला क्वेश्चन है बच्चों कि कांग्रेस और जनता पार्टी में किन कारणों से विवाद हुआ। तो कांग्रेस में टूट का जो कारण है 1969 में राष्ट्रपति चुनाव के मसलों पर टूट गई थी। 1979 में जनता पार्टी में जो टूट का कारण था वह था मोरारजी देसाई और चरण सिंह और जगजीवन राम के बीच तनाव, जो इसका तत्कालिक कारण था। कुछ अति लघु उत्तरी प्रश्न हैं, हम आपसे चर्चा करते हैं। 1977 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी की हार का एक मुख्य कारण क्या था। तो बच्चों विपक्ष पार्टी ने आपातकाल की घोषणा के प्रत्युत्तर में लोकतंत्र बचाओ का नारा दिया था। यानी आप ये कह सकते हैं कि 1977 के चुनाव में कांग्रेस की पार्टी की हार का मुख्य कारण था कांग्रेस के आपातकाल के उत्तर में विपक्ष पार्टी द्वारा
लोकतंत्र बचाओ का जो नारा दिया गया था वो कांग्रेस पार्टी की हार का एक प्रमुख कारण था। 1977 में कौन सी पार्टी सत्ता में आई? तो जनता पार्टी जो है सत्ता में आई, पहली गैर कांग्रेस सरकार थी। लोकतंत्र के 5वें आम चुनाव किस साल हुए थे? तो 1971 में 5वां आम चुनाव हुआ था। अगला प्रश्न है, जनवरी 1974 में गुजरात के विद्यार्थियों ने किन दो बड़ी समस्याओं के विरोध में प्रदर्शन किए? तो गुजरात के विद्यार्थियों ने खाद्यान्न, खाद्य तेल, दूसरी आवश्यक वस्तुओं की मूल्य वृद्धि के खिलाफ आंदोलन किया, उच्च पदों पर भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन किया। चारू मजूमदार कौन थे? तो देखिए, चारू मजूमदार एक कम्युनिस्ट क्रांतिकारी और मार्क्सवादी बगावत के नेता थे। उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सवादी लेनिनवादी की स्थापना की थी। उस राष्ट्रपति का नाम बताए जिन्होंने 1975 में आपातकाल की घोषणा की थी? तो राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद राष्ट्रपति थे जिन्होंने आपातकाल की घोषणा पर स्वीकृति दी थी। 20 सूत्री कार्यक्रम किसने चलाया था? तो 20 सूत्री कार्यक्रम जो है वो इंदिरा गांधी सरकार ने चलाया था। इसमें कानून व्यवस्था को बनाए रखने, पर्यावरण को पर्याप्तता को बनाए रखने, जिसमें भूमि सुधार, पर्यावरण, बंधुआ मजदूर समाप्ति, भूमि पुनर्वितरण और प्रबंधन में मजदूरों को भाग आदि यानी शामिल करना शामिल था। लोकतंत्र की बहाली का प्रतीक कौन थे? तो लोकतंत्र की बहाली के प्रतीक थे जयप्रकाश नारायण। प्रसिद्ध केशवानंद भारती केस में किस अदालत द्वारा दिया गया ऐतिहासिक निर्णय है? तो संविधान के कुछ आधारभूत बातें जिन्हें संसद बदल नहीं सकती, इसमें कार्यपालिका और सरकार के बीच संकट को जन्म दिया था। 1973 में मुख्य न्यायाधीश NN राय की नियुक्ति के संबंध में क्या विवाद था? तो यह एक राजनीतिक विवाद हो गया था, क्योंकि इस नियुक्ति में सरकार ने 3 जजों की वरिष्ठता को दरकिनार कर दिया था और इन्होंने सरकार के खिलाफ नियम बनाए थे। 1977 के चुनाव में दक्षिण राज्यों में कांग्रेस की जीत क्यों हुई थी? तो देखिए, आपातकाल के प्रभाव समस्त राज्यों में समान रूप से नहीं हुआ था। लोगों को जबरन उजाड़ने और विस्थापित करने अथवा जबरन नसबंदी करने का काम ज्यादातर उत्तर भारत के राज्यों में हुआ था। यानी जो आपातकाल का जो सबसे ज्यादा विरोध हुआ था वह उत्तर भारत में हुआ था। दक्षिण भारत में आपातकाल इतनी प्रभावी ढंग से लागू नहीं किया गया था। निवारक निरोध से आपका क्या तात्पर्य है? तो निवारक निरोध अधिनियम के अंतर्गत लोगों को इस आधार पर गिरफ्तार किया जाता है कि भविष्य में वह कोई अपराध कारित कर सकते हैं। सरकार ने आपातकाल के दौरान इस आधार पर बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां की थी। भारतीय राजनीति में किन कारकों को लोकतांत्रिक संकट को जन्म दिया? तो इंदिरा गांधी का बहुत अधिक प्रसिद्धि के साथ उद्भव होना, दलीय प्रतियोगिता का प्रादुर्भाव होना, सरकार और न्यायपालिका के बीच संबंधों का तनावपूर्ण होना। यानी अगर लोकतंत्र में कोई एक व्यक्ति जो है सर्वश्रेष्ठ होने की कोशिश करता है, अगर मान लीजिए नरेंद्र मोदी ही अकेले पूरे राष्ट्र को चलाने की कोशिश करने लगे तो निश्चित ही जो है विरोधाभास होता है। तो हमेशा लोकतंत्र में जो है वो संतुलन होना चाहिए, और जब शासन में संतुलन होता है तब जो है लोकतांत्रिक प्रणाली और मजबूत होती है। किन कारकों की वजह से पिछड़े राज्यों में नक्सलवादी आंदोलन हुआ था? तो बंधुआ मजदूरी वहां पर थी, जमींदारों द्वारा लोगों का शोषण होता था, बाहर के लोगों द्वारा संसाधनों का शोषण होता था, यानी जंगल, जमीन और संसाधनों का खनिजों का संशोधन दूसरे लोग करते थे। ठीक है, इस तरह से इसके क्वेश्चन हो गए, और भी क्वेश्चन हैं, आप लोग समझिएगा। फिर नेक्स्ट अगले वीडियो में इस पर चर्चा होगी।